इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन जो आ रही है वो रूस से आ रही है। रूस के डूमा डेप्यूटी चीफ ने विध्वंसक बयान जारी किया है। गुरुलेव की पोलैंड पर मिसाइल हमले की धमकी सामने आई है। पोलैंड पर मिसाइल अटैक करेगा रूस, ये कहा है गुरुलेव ने। बॉर्डर पर हिमास तैनात करने वाला है पोलैंड। हिमास तैनात हुए तो हमला करेगा रूस, ये कहना है गुरुलेव का। ये बड़ी धमकी जो रूस की तरफ से सामने आई है पोलैंड को लेकर, हिमास तैनात हुए तो फिर रूस भी हमला करेगा, ये साफ कर दिया है गुरुलेव ने। रूस यूक्रेन की जंग में वॉरजोन के विस्तार को लेकर अब तक अनुमान और विश्लेषण कई बार आप देख चुके होंगे, लेकिन आज पहली बार आप बारूदी क्षेत्र के विस्तार के सबूत भी देखेंगे। आज हम आपका पुतिन के एक्शन प्लान के तहत बिछाई गई बिसात से साक्षात्कार कराएंगे। इस विस्तार को देखकर आप ठीक वैसे ही चौंकेंगे जैसे यूरोपियन देश चौंके हैं, लेकिन न इससे रूस के इरादे बदले हैं, न ही विनाशकारी मंसूबों पर कोई असर दिख रहा है। देखिए क्रेमलिन की रणनीति का वो डरावना हिस्सा जिसमें टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि उसके पार पश्चिमी देश हैं। वॉर 3 का सायरन ऑन, सीरियल अटैक का प्लान। रूसी तैयारी यूरोप के विरुद्ध, शुरू एडवांस गोरिल्ला युद्ध। आसमान पर उड़ान भरते रूसी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे। यूक्रेन के लिए चुनौती बने तबाही के पर्याय इन रूसी बारूदी परिंदों की मचाई खलबली भी आपने महसूस की होगी। लेकिन ये उड़ान उस खलबली का अगला और घातक चरण है। जंग का जो स्तर आपके जहन में भी नहीं आया होगा, ये वही स्तर है जो नतीजा है यूक्रेन की जंग में यूरोपियन देशों के उठाए गए रूस के खिलाफ कदम का। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंची उड़ान भरते रूस के इन बारूदी गिद्धों की नजर यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूरोपियन देशों पर है। और ये सिर्फ दिखावे या दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके पेट में रखे नश्तर जैसे हथियार किसी भी वक्त किसी भी टारगेट के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। ये रूस के तबाही मचाने वाले MiG-31K और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Su-24 हैं। जिन्हें नॉर्वे सागर के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया है और दावा है कि नेटो के F-35A लिथनिंग 2 ने आगे बढ़ने से रोका है। और अगर ये सच है तो फिर आने वाले दिनों में यूरोपियन देशों पर यूक्रेन की जंग में मदद का हाथ बढ़ाना भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी प्लेन्स की उड़ान का सीधा मतलब है आसमान से आने वाली रूसी तबाही किसी भी देश के शहर को तबाह कर सकती है। वॉर जोन से दूर रूस के एक्शन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विश्व युद्ध की शुरुआत के पहली बार संकेत दे रही है। रूसी फाइटर जेट्स और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नॉर्वे सी के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए हैं उड़ान भरते हुए, जिससे यह पता चलता है कि रूस ने न केवल जंग की सीमा का विस्तार किया है बल्कि पहली बार इस विस्तार की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी है। विश्व युद्ध के लिए रूस की आसमानी प्रलय की तैयारी का संकेत इस उड़ान से कैसे मिला, इसे नक्शे के आधार पर समझना आसान होगा, लेकिन भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले रूस के घातक एक्शन प्लान का एक छोटा सा नमूना देख लीजिए। नॉर्वे सागर पर उड़ान भरने वाला रूस का MiG-31K हथियारों से पूरी तरह लैस था। दावे के तहत MiG-31 में फिट 4 मिसाइल्स रेडी टू लॉन्च थी। इन मिसाइल्स के R-33 या R-37 होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी रूसी फाइटर प्लेन्स लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस थे।
जिसका सीधा मतलब है कि रूसी फाइटर जेट के खिलाफ एक भी एक्शन दुश्मनों पर कहर बन सकता था। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि फाइटर जेट में जिन मिसाइल्स के फिट होने का अनुमान लगाया जा रहा है वो दोनों ही बेहद घातक हैं। एक नजर में इन मिसाइल्स की ताकत भी समझ लीजिए। R-33 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 304 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल किसी भी तरह के वॉरहेड को ढोने में सक्षम है। रूस की ये घातक मिसाइल 3 वेरिएंट में रेडी टू फायर है। इसके अलावा जिस R-37 का जिक्र किया जा रहा है वो भी तबाही का दूसरा नाम है। ये मिसाइल R-33 का ही एडवांस्ड वर्जन है जिसकी क्षमता का मुकाबला करने वाली या रोकने वाली इस कैटेगरी में मिसाइल नेटो के पास नहीं है। R-37 एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी उड़ान की गति 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 398 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने को तैयार है। साथ ही ये मिसाइल किसी भी तरह के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब साफ है कि नॉर्वे सागर के ऊपर उड़ान भरने वाले रूसी फाइटर जेट से टकराना आसान नहीं था। अगर टकराव होता तो दुश्मनों का विनाश तय था। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। MiG-31K के साथ Su-24 बॉम्बर भी उड़ान भर रहा था। हालांकि Su-24 में किसी भी तरह के हथियार न होने का दावा है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर में हथियार न होने का पुख्ता दावा हो नहीं सकता क्योंकि मिसाइल्स के अलावा बम स्टोरेज में लोड हथियार के बारे में कोई नहीं जान सकता। लेकिन नॉर्वे के रक्षा मंत्रालय ने F-35A से दोनों रूसी विमानों को न सिर्फ रोकने का दावा किया है बल्कि हथियारों के बारे में भी खुलासा किया है और लोकेशन मैप ने यूरोप पर बारूदी प्रलय की तस्वीर दिखा दी है। रूस के MiG-31K और Su-24 को नॉर्वे सागर के ऊपर इंटरसेप्ट करने का दावा किया जा रहा है। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड सी है, वहीं उत्तर पूर्व में बैरेंट सागर है। इसमें बैरेंट सागर तक रूस की एंट्री हो सकती है, लेकिन नेटो देश के अधिकार वाले समुद्र क्षेत्र में उड़ान का मतलब है टारगेट तय करना, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस शुरुआती निशाने हो सकते हैं। यानी रूसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से कई देशों के कई शहरों को तबाह किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया ताकि भविष्य की रणनीति का सार्वजनिक ऐलान हो सके। रूस की रणनीति को लेकर सबसे बड़ा खुलासा यह है कि रूस के टारगेट पर अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के तमाम शहर हैं। लेकिन फिलहाल विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल रशिया की तरफ से नहीं होगा। हमले की स्थिति आने पर रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जाएगा, जिससे तमाम देशों के कई शहरों में बर्बादी होगी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव ने एक ऐसा सुझाव सार्वजनिक मंच पर क्रेमलिन को दिया है जो यूरोप में तबाही की तस्वीर को साफ करता है। हालांकि इसे रूस का प्रचार माना जा रहा है, लेकिन इससे रणनीतिक स्थिति साफ हो रही है। यानी एडवांस्ड गुरिल्ला वॉर। अब मुमकिन है कि प्राइवेट आर्मी की ड्रॉपिंग यूरोपियन कंट्रीज में सीक्रेट तरीके से शुरू हो चुकी हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर 10 शहर सबसे पहले तबाह होंगे। इनमें पहला है यूरोप में सप्लाई सेंटर बर्लिन, दूसरा लंदन और तीसरा है ओस्लो। इनके अलावा वॉर्सो, ब्रसेल्स, एम्स्टरडैम, पेरिस, बुखारेस्ट, तालिन और रीगा तबाह हो जाएंगे। अब मुमकिन है कि इसी रणनीति के तहत नॉर्वे सागर में रूस के हथियार से लैस फाइटर जेट्स और बॉम्बर ने उड़ान भरी हो। और अगर ये सच है तो फिर समझ लिया जाना चाहिए कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से सामने आ रही है वो ये कि रशियन पैराट्रूपर्स का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला देखने को मिला है। बख्तरबंद गाड़ी से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बमबारी की गई है। रूस ने जारी किया है इस हमले का वीडियो भी। सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंच रहे हैं। चीन इसे बड़े शांति मिशन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका असली मकसद है रूस को युद्ध में सीधी मदद पहुंचाना। TV9 भारतवर्ष को ऐसे सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि बीते साल से ही चीन रूस की मदद कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने चिंता जताई थी कि चीन रूस को हथियार देने पर विचार कर रहा है, लेकिन सच ये है कि चीन के हथियार युद्ध में पहुंच चुके हैं। उनसे यूक्रेनी फौज पर बारूद बरसाया जा रहा है। पुतिन ने अपना एंटी अमेरिका खेमा तैयार कर लिया है और हैरत की बात यह है कि इस खेमे में नेटो मेंबर तुर्की भी साथ दे रहा है। चीन के कौन से हथियार यूक्रेन पहुंचे, तुर्की का डबल गेम क्या है और क्या है पुतिन की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। 13 महीने से युद्ध चल रहा है, दिन रात बारूद बरस रहा है। यूक्रेन को 30 से ज्यादा देश हथियार दे रहे हैं, लेकिन ना यूक्रेन रूस के कब्जे से अपना इलाका आजाद करा पाया, ना ही रूस के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक रूस के पास इतने हथियार हैं, या फिर चोरी छिपे कुछ देश उसे मदद पहुंचा रहे हैं। सच यही है कि रूस को भी हथियारों की मदद पहुंच रही है। रूस को नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई हो रही है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष को ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि चीन भी रूस को हथियार दे रहा है। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक रूस को चीन से बॉडी आर्मर, असॉल्ट राइफल्स, ड्रोन और ड्रोन के पार्ट्स मिल रहे हैं। ड्रोन जंग में सबसे विनाशक भूमिका निभा रहे हैं और इनकी सप्लाई चीन से हो रही है। पॉलिटिको के मुताबिक कस्टम डेटा से जानकारी मिली है कि जून से लेकर दिसंबर 2022 तक चीन ने रूस को हथियार सप्लाई किए हैं। जून 2022 में चीन से रूस को 1000 असॉल्ट राइफल की सप्लाई की गई। चीन ने CQA असॉल्ट राइफल्स रूस भेजी। चीन की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से एक नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये राइफल्स भेजी है। 2022 के अंत में रूस को ड्रोन से भरे 12 शिप भी भेजे गए। रूस इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना पर बम बरसाने में कर रहा है। जमीन पर पड़ा ये मलबा रूसी फौज के ड्रोन का है। ये इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था कि इसे यूक्रेन की सेना ने राइफल से गोलियां बरसाकर गिरा दिया। जांच पड़ताल में पता लगा कि ये ड्रोन चीन में बना है। ध्वस्त किए गए इस ड्रोन में 20 किलो का बम लगा था, जिसे बाद में यूक्रेनी सेना ने डिफ्यूज कर दिया। जो ड्रोन यूक्रेन ने गिराया उसका नाम है म्यूगिन 5। इसे चीन के श्यामन की म्यूगिन कंपनी ने बनाया है। इसे सिविल ड्रोन कहा जाता है। ये ड्रोन चीन से रूस को सप्लाई किए गए। इसके बाद इनको रूस में मॉडिफाई किया गया। रूस ने मॉडिफाई करके ड्रोन को मिलिट्री ड्रोन बनाया। रूसी सेना दिसंबर 2022 से ही इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेनी मोर्चों पर बमबारी के लिए कर रही है। कस्टम डेटा से पॉलिटिको को जानकारी मिली है कि बीजिंग मॉस्को को बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर हथियार बेच रहा है। जानकारी है कि चीन मिलिट्री और सिविलियन दोनों तरह के उपकरण रूस को भेज रहा है, जिन्हें मॉडिफाई करके यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने फरवरी में कहा था कि चीन की कंपनियां रूस को हथियार सप्लाई करने पर विचार कर रही हैं। लेकिन सच ये है कि अमेरिका जब इस खतरे के बारे में सोच रहा था, तब तक चीन के हथियार रूस पहुंच चुके थे। हथियारों के इस सौदे में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो संगठन का सदस्य देश तुर्की भी शामिल है। कस्टम डेटा से लीक हुई जानकारी से पता लगा है कि तुर्की प्लान में अहम भागीदार है। जून से दिसंबर तक कार्गो शिप के जरिए जो हथियार रूस भेजे गए, उनके रूट से ये समझा जा सकता है।
चीन के कार्गो शिप ग्वांगझू से रवाना हुए, कुआलालंपुर होते हुए कोलंबो पहुंचे, यहां से अरब सागर होते हुए गल्फ ऑफ अदन पहुंचे, यहां से लाल सागर में एंट्री ली और स्वेज नहर को पार करते हुए भूमध्य सागर पहुंचे और यहां से तुर्की के अंतालिया पोर्ट पर रुके। तुर्की से रवाना होने के बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए अटलांटिक सागर पहुंचे, यहां से इंग्लिश चैनल पार करते हुए नॉर्थ सी पहुंचे और यहां से बाल्टिक सागर के रूसी किनारे पर हथियारों की डिलीवरी हुई। जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक लगातार चीन से रूस को हथियार सप्लाई होती रही है। इसका सीधा मतलब है कि तुर्की भले ही अमेरिका का मददगार बने, लेकिन वो साथ रूस का भी दे रहा है। नेटो सदस्य देश तुर्की डबल गेम खेल रहा है। वो अमेरिका के साथ भी है और हथियार सप्लाई में रशिया का अहम भागीदार भी। तुर्की अमेरिका इजराइल के रक्षा सहयोग और इस गठजोड़ से बेहद गुस्से में है, नाराज है और वो इसीलिए भी रूस की लगातार मदद कर रहा है। 15-16 मार्च को मॉस्को में रूस, सीरिया, ईरान, तुर्की के उप विदेश मंत्रियों की मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग का एजेंडा सीरिया और तुर्की के बीच शांति बहाली था। इसे फिलहाल टाल दिया गया। 20 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंच रहे हैं। मॉस्को में रूस, ईरान, सीरिया, तुर्की और चीन बहुत बड़ा वॉर प्लान बना सकते हैं। चीन से हथियारों की सप्लाई और संवेदनशील अरब के मोर्चे पर एक बड़ा वॉर प्लान तैयार हो रहा है। पुतिन का ये ट्रिक्स गठबंधन वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती से रूस को नए हथियार के साथ नई ताकत मिलेगी, लेकिन अमेरिका और नेटो की तैयारी भी कम नहीं है। इस बार प्लान सिर्फ यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने लायक बनाने का ही नहीं है। अमेरिका का प्लान अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब यूक्रेन को क्रेमलिन पर हमला करने की ताकत देने के साथ ही क्रीमिया को वापस हासिल करने की योजना भी है। बाखमुत में यूक्रेन भले ही कमजोर दिख रहा हो, लेकिन कुछ ही दिन में यूक्रेन में इतना गोला बारूद और हथियार आने वाला है कि रूस के लिए अपनी जमीन की रक्षा करना भी मुश्किल होने वाला है। इतना गोला बारूद की रूस की सेना पर 24 घंटे आग बरस सके। ऐसे ऐसे टैंक कि रूस के लिए सैन्य ठिकाने बचाना मुश्किल हो जाए। ऐसी हवाई शक्ति कि यूक्रेन रूस के भीतर धमाके कर सके। अमेरिका का प्लान रेडी है। इस बार सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि पुतिन को चकमा देने की भी तैयारी है। आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन की सेना को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। नेटो की प्लानिंग और हथियार देने की योजना ये जाहिर कर रहा है कि युद्ध का दायरा बहुत बढ़ने वाला है और इस बार तैयारी पुतिन के गुरूर को चूर करने और ज़ेलेंस्की के बहुत पुराने ख्वाब को सच करने की है। पोलैंड मददगार MiG-29 से प्रहार। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन रूस के मुकाबले हवाई शक्ति में काफी पीछे है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कई बार नेटो से फाइटर जेट लेने की मांग कर चुके हैं। बाइडेन को लग रहा था कि फाइटर जेट से यूक्रेन रूस के भीतर प्रहार करने में सक्षम हो जाएगा और यूक्रेन की हवाई ताकत ही वर्ल्ड वॉर की वजह बन जाएगी। लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। अब अमेरिका खुद यूक्रेन को रूस के जमीन पर हमले की ताकत देना चाहता है। पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 देने वाला है। 4 MiG-29 कुछ दिन में यूक्रेन पहुंचेंगे। पोलैंड फाइटर देने वाला पहला नेटो देश है। पोलैंड यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देगी। रूस की धमकी के बावजूद पोलैंड ने यह फैसला लिया है। पोलैंड के पास MiG-29 का बहुत बड़ा जखीरा है। कुछ वर्षों में ये जेट रिटायर होने वाले हैं। लेकिन पोलैंड के फैसले के बाद अब MiG-29 का जखीरा कबाड़ बनने के बजाय युद्ध में काम आ जाएगा।
पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 देगा और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कोरियन कंपनी से KAIFA-50GF लाइट फाइटर खरीदेगा। इस तरह से पोलैंड के फाइटर जेट का जखीरा अपग्रेड होगा और MiG-29 यूक्रेन को नई हवाई ताकत देगा। यूक्रेन ने अमेरिकी F-16 की मांग की है, लेकिन इसे लेकर अभी अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया है। स्लोवाकिया 13 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला दूसरा नेटो देश होगा स्लोवाकिया। पोलैंड के फैसले के बाद स्लोवाकिया ने भी किया जेट देने का ऐलान। स्लोवाकिया यूक्रेन को कब एयर डिफेंस सिस्टम भी दे सकता है। फाइटर जेट मिलने से यूक्रेन को बड़ा फायदा होगा। यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगा, तो वहीं क्रीमिया युद्ध की शुरुआत करने में भी फाइटर जेट अहम होंगे। रूस को सबक सिखाने के लिए नेटो के कई देश एक्टिव हो चुके हैं। एस्टोनिया यूक्रेन को हथियार देने वाला है। राइफल और स्नाइपर और बुलेट दी जाएंगी। एस्टोनिया सैनिकों के लिए जरूरी उपकरण देगा। दुनिया भर से यूक्रेन में हथियार पहुंचने वाले हैं, लेकिन जर्मनी की एक टैंक कंपनी अब यूक्रेन में ही फैक्ट्री लगाने जा रही है। जर्मनी की यह कंपनी पैंथर टैंक बनाती है। एक साल में यूक्रेन में करीब 400 पैंथर टैंक का प्रोडक्शन होगा। जर्मन टैंक कंपनी का काम 2 महीने में शुरू हो जाएगा। अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन के लिए हथियारों की लिस्ट फाइनल कर रहा है और जल्द ही नए हथियार पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। युद्ध से पहले अमेरिका हर महीने 13,000 शेल बनाता था। अब अमेरिका हर महीने 20,000 शेल बना रहा है। अगले साल से अमेरिका 50,000 शेल का प्रोडक्शन करेगा। यूक्रेन को फाइटर जेट देने की खबर आने के बाद पुतिन के दफ्तर से फिर धमकी आई है। रूस ने कहा है कि सभी MiG-29 को नष्ट कर दिया जाएगा। क्रेमलिन की तरफ से तंज कसा गया है कि नेटो देश यूक्रेन को पुराने हथियारों का डंपिंग जोन बना रहे हैं। नेटो देश पुराने और रिटायर होने के करीब पहुंच चुके जेट देकर यूक्रेन के पायलट्स को जानबूझकर मौत के मुंह में भेज रहे हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो फाइटर जेट से रूस की जमीन पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इस बीच रूस के रोस्तोव इलाके में रूस की खुफिया एजेंसी के दफ्तर के बाहर धमाके के बाद आग लगने से कई सवाल उठ रहे हैं। रूस ने किसी हमले की बात नहीं कही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी ड्रोन से किया गया हमला हो सकता है। एफएसबी की इमारत में आग लगने के बाद कई धमाके सुनाई दिए। पूरे इलाके में काला धुआं नजर आ रहा था। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ब्लैक सी में गिराए अपने ड्रोन का बदला ले लिया। इससे पहले भी यूक्रेन कई बार रूस पर ड्रोन अटैक की कोशिश कर चुका है। अमेरिका या यूक्रेन पर शक इसलिए भी है क्योंकि जहां धमाका हुआ वो यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने यही प्लानिंग की है। योजना रूस के कई इलाकों में हमला करके पुतिन को उलझाने की है, लेकिन मेन टारगेट क्रीमिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस दिन ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन तबाह हुआ, तभी से ही तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं
और उसकी बड़ी वजह है रूस अमेरिका का एक्शन प्लान, जहां रूस ने काला सागर में एटम बम से लैस समुद्री जल योद्धाओं को उतार दिया है, तो वहीं बाल्टिक सी में रूस के परमाणु अड्डे को तबाह करने के मकसद से अमेरिकी बॉम्बर परवाज भर रहे हैं। और मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में ब्लैक सी या फिर बाल्टिक सी साल 2023 का पहला परमाणु कोहराम मचेगा, न्यूक्लियर बम फटेगा। आखिर कैसे, आप भी देखिए। रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी होने के बजाय पहले से ज्यादा भड़क उठी है, क्योंकि अब तक भीषण वॉर जमीन और आसमान में सिर्फ रूस और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ी जा रही थी। मगर इस बार ब्लैक सी में जैसे ही रूस के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, उससे काला सागर में एटमी गदर मचने की आशंका बढ़ गई है। वो भी दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के बीच। ब्लैक सी में अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन का क्रैश होना, ड्रोन क्रैश कांड के पीछे रूसी Su-27 लड़ाकू विमानों का हाथ होना कोई मामूली बात नहीं है। इस घटना के बाद से ही रूस अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। दोनों देश एक दूसरे को वार्निंग तक दे रहे हैं। मगर इसी बीच काला सागर में रूस की तरफ से जबरदस्त एक्शन प्लान देखने को मिला है। अमेरिकी ड्रोन क्रैश होने की घटना के बाद से ही रूस ने ब्लैक सी में सेना की न सिर्फ हेवी डिप्लॉयमेंट की है, बल्कि काला सागर में ऐसा सुरक्षा घेरा भी बना लिया है जिससे भेद पाना नामुमकिन है। और ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की सदर्न कमांड के प्रवक्ता की माने तो रशियन नेवी ने 20 से ज्यादा युद्धपोत ब्लैक सी में भेजे हैं, जिनमें मिसाइल कैरियर के साथ सहायक फ्लीट शामिल है। इसके अलावा रूस ने न्यूक सबमरीन को भी तैनात किया है। 28 से ज्यादा मिसाइलों के साथ रूस ने मोर्चा संभाल रखा है। जंगी बिसात में एक दूसरे पर हावी होने का खेल काला सागर में शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत रूस ने कर दी है, क्योंकि ब्लैक सी समंदर का वो इलाका है जहां दशकों से रूस का दबदबा रहा है। और इसलिए क्योंकि भले ही ब्लैक सी की सीमा 6 देशों जैसे बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती हो, इनमें से 3 नेटो के सदस्य देश हो, मगर रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है। रूस ब्लैक सी को यूरोप में प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक है। इसीलिए रूस ने दशकों से काला सागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है और इसी समंदर वाले वॉर जोन से रूस ने यूक्रेन के तटीय इलाकों में जबरदस्त बमबारी भी की है। और इस बार रूस इसलिए भी एक्शन मोड में आ चुका है क्योंकि रूस को ब्लैक सी में अमेरिका की दस्तक रास नहीं आती और इसका संकेत पुतिन ने अमेरिकी ड्रोन को ध्वस्त करके जता दिया। ऐसे में गलती से भी महाशक्ति अमेरिका काला सागर के आसपास मौजूद नेटो देशों की जमीन का इस्तेमाल ना करे, लिहाजा पहले ही पुतिन ने ब्लैक सी में भी जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। पुतिन ने काला सागर में बारूदी कोहराम बचाने के लिए अपने सुपर योद्धाओं को उतार दिया है। रूस का स्टैंड क्लियर है, अमेरिका के खिलाफ प्रेशर गेम खेलना, लेकिन दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका भी इंतकाम की आग में धधक रहा है। जहां पुतिन ब्लैक सी के किले को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार कर रहे हैं, वहीं काला सागर से करीब 1300 किलोमीटर दूर कैलिनिनग्राद के आसपास अमेरिकी बॉम्बर एटमी हथियारों से लैस होकर उड़ान भर रहे हैं। कैलिनिनग्राद 223 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये शहर बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। हैरानी इस बात की है कि कैलिनिनग्राद भले ही रूस का एक शहर हो, लेकिन ये रूस की सीमा के भीतर नहीं बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद है।
बाल्टिक सी और प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर बसा है। और जानते हैं अमेरिका ने कैलिनिनग्राद में अपने बॉम्बर को क्यों उड़ाया है? क्योंकि कैलिनिनग्राद में रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का गोदाम बनाया है। कैलिबर और स्कंदर मिसाइलों की खेप को तैनात किया है। 50 किलो टन वाले न्यूक्लियर बम इसी शहर में स्टोर किए गए। कैलिनिनग्राद में 24 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मोर्चे पर लगाया गया है। कैलिनिनग्राद को रूस ने बाल्टिक नेवी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर बनाया है। यानी सीधे तौर पर कैलिनिनग्राद पुतिन का एटमी गोदाम है। लिहाजा अमेरिकी बॉम्बर इसके आसपास जो उड़ान भर रहे हैं, उससे साफ है कि साल 2023 में पहला एटमी कोहराम इसी कैलिनिनग्राद में होगा। सुपर पावर के इंतकाम की सबसे पहले भेंट रूस का यही शहर चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के 71% हिस्से पर पानी है और यही वजह है कि सुपर पावर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में बादशाहत कायम करना है। रूस जानता है कि दुनिया के ताकतवर देशों से मुकाबला करना है तो उसे समुद्र में ताकतवर बनना ही होगा। पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद से ही लगातार समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत अमेरिका और नेटो के लिए बड़ी चुनौती है। अब रूस अपनी सभी पनडुब्बियों को क्रूज मिसाइलों से लैस करने जा रहा है। रूस समंदर की गहराई से हाइपरसोनिक प्रहार की तैयारियों में जुट गया है। समंदर की गहराई से ऐसा प्रहार जिसे न सैटेलाइट देख सके, न रडार रोक सके और दुनिया की तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। पुतिन अब अपने अचूक हथियार को समंदर की गहराई में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जब भी प्रहार हो दुश्मन को संभलने का मौका भी ना मिल सके। पुतिन का सीक्रेट मिशन समंदर से जुड़ा है। पुतिन जानते हैं कि दुनिया के शक्तिशाली देशों को हराने के लिए समंदर का सबसे ताकतवर देश बनना जरूरी है। पुतिन का नेक्स्ट प्लान बेहद घातक है। ये योजना सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने की है। न्यूक्लियर बम के जखीरे के बाद रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका भी अब तक रूस की मिसाइलों की काट तलाश नहीं सका है। यूक्रेन से युद्ध के बाद पुतिन ने दुनिया को कई बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत से रूबरू कराया है। अब यही मिसाइलें रूस की परमाणु सबमरीन में लोड होने वाली है। फिलहाल टेस्टिंग की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रूस ऐसा करेगा ये जरूर पुतिन के अफसर ने दुनिया को बता दिया है। फिलहाल रूस सभी पनडुब्बी को कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस करेगा। स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर्स पर भी कैलिबर मिसाइलें तैनात होंगी। सेकेंड जनरेशन की पनडुब्बी से कैलिबर क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग होगी। रूस की सभी पनडुब्बी को कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस करने के बाद अगली तैयारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है। रूस के पास फिलहाल 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ज़िरकॉन की अटलांटिक में तैनाती है। किंजल मिसाइल की बेलारूस में फाइटर जेट्स में तैनाती है। एवनगार्ड 8RS-18A साइलो में लोड है। समंदर में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती नई बात नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने जनवरी में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी बेड़े को अटलांटिक महासागर में तैनात किया है। पुतिन ने ज़िरकॉन मिसाइल से लैस युद्धपोत को कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात किया था। अब भारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबमरीन में तैनाती की है।
रूस के पास कई घातक पनडुब्बियां हैं। बेलगोरोद ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन। बेलगोरोद सबमरीन से अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन खौफ खाता है, क्योंकि इसका पोसाइडन टॉर्पीडो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी शहर को एक झटके में तबाह कर सकता है। करीब 604 फुट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। ये सबमरीन 66.8 मीटर लंबी है। पानी के अंदर रहने पर 21 नॉट स्पीड से ट्रैवल करती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो लगे हैं। एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस रूस के इस सबमरीन की लंबाई 73.8 मीटर है। ये पानी के अंदर रहने पर 17 नॉट की स्पीड से ट्रैवल करती है। इससे दुश्मन डरते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ 24 तरह के हथियारों को फिट किया जा सकता है। रूस के पास कई पनडुब्बियां हैं, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रूस की नई स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर पनडुब्बी भी टेस्ट के लिए तैयार है। बेलगोरोद के बाद रूस एम्परर अलेक्जेंडर 3 की टेस्टिंग कर रहा है। रूस की यह पनडुब्बी के इस प्रोजेक्ट के तहत 955A बोरोई A क्लास की पनडुब्बी तैयार हो रही है। रूस की नई पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलेगी और महीनों तक समंदर की गहराई में रह सकती है। पुतिन का संदेश साफ है कि कोई भले ही कितना भी ताकतवर हो, वो रूस से दूर रहे, और पुतिन के फैसलों के बीच जो भी अड़ंगा लगाएगा, रूस उसे सबक सिखाने के लिए सक्षम भी है और हमेशा सचेत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी से सैटेलाइट सबूत सामने आ गए हैं। ये वो सबूत हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि पुतिन बहुत मजबूत हैं। पुतिन के प्लान के सामने बाइडेन की वॉर स्ट्रैटेजी फेल होती जा रही है। इसका सबसे नया और बड़ा उदाहरण है अमेरिका का वो ड्रोन जिसका ब्लैक सी में रूस ने शिकार कर लिया। आज अमेरिका के ड्रोन पर हुए हमले को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। ब्लैक सी से सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जो घोषणा कर रही है कि अमेरिकी ड्रोन पर अटैक प्री प्लान था। ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से महायुद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। ये वो हमला है जिससे रूस और अमेरिका में सीधी जंग होने वाली है। 4 दिनों से दुनिया में इसी तस्वीर की चर्चा हो रही है। ब्लैक सी से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई है। रशियन नेवी काले समुद्र में महामिशन में जुटी है। समंदर की उफनती लहरों में दिन रात MQ-9 ड्रोन के मलबे की खोज हो रही है। रूस का सर्च अभियान जारी है। अमेरिका चाहकर भी पुतिन को रोक नहीं पा रहा है। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आई कि रशियन नेवी ने ब्लैक सी में MQ-9 ड्रोन के मलबे का कुछ हिस्सा ढूंढ निकाला है। अमेरिका ने भी कहा है कि रशिया को इस मलबे का यानी MQ-9 ड्रोन के मलबे का कुछ हिस्सा मिला है। रूसी इंटेलिजेंस की ओर से दावा किया गया है कि उसने ड्रोन के पूरे मलबे को खोज लिया है। जल्द ही उस मलबे को भी निकाल लिया जाएगा जो कि समंदर की सतह पर है। ये खबर अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इस खबर के बाद से व्हाइट हाउस और पेंटागन न सिर्फ टेंशन में है बल्कि गुस्से से भरे हुए हैं। रूस और अमेरिका में मलबे को लेकर ऐसी महाभारत छिड़ी हुई है कि दोनों देशों में कभी भी जंगी ज्वाला भड़क सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर ड्रोन मलबे पर महायुद्ध क्यों होने जा रहा है? इसे लेकर पुतिन और बाइडेन युद्ध के उन्माद से क्यों भर गए हैं? तमाम सवालों के जवाब बस आपके सामने आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन सैटेलाइट सबूत को भी देख लीजिए जो ये ऐलान कर रहा है कि अमेरिकी ड्रोन पर अटैक प्री प्लान था। ये सैटेलाइट तस्वीर 15 मार्च ही है, अमेरिकी ड्रोन पर रूसी हमले के कुछ ही घंटों बाद की।
रूस के सुखोई 27 ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को ब्लैक सी में ढेर किया। इसके कुछ ही घंटों बाद वहां रूस के 8 जहाज पहुंच गए। ये जहाज ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां ड्रोन का मलबा गिरा। 8वें रूसी शिप ने बिना वक्त जाया किए ड्रोन के मलबे को ढूंढना शुरू कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या रूस का ड्रोन अटैक प्री प्लान था? क्या पुतिन सेना इसके लिए बहुत पहले से ही तैयार थी? जवाब है हाँ। अगर ये प्री प्लान नहीं होता तो इतने कम वक्त में वहां 8 रूसी जहाज नहीं पहुंच पाते। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन ने पहले से ही फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। रूस को अमेरिकी ड्रोन का रूट पता था। उसने पहले से ही उस इलाके को चिन्हित कर रखा था जहां उसे ड्रोन को उड़ाना था। कहां हमला करना है, कहां मलबा गिरेगा, ये फिक्स था। इसलिए रशियन नेवी ने उसके आसपास पहले से ही अपने शिप्स तैनात कर रखे थे। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी ड्रोन समंदर में गिरा, मलबे की तलाश करने वहां 8 रूसी जहाज पहुंच गए। मलबे को लेकर रूस अमेरिका में महाजंग क्यों छिड़ सकती है, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। अगर रूस को मलबा मिला तो उसे अमेरिकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल जाएगी। इस जानकारी से अमेरिकी ड्रोन की कॉपी तैयार की जा सकती है। रूस ईरान मिलकर इसी तरह के ड्रोन बना सकते हैं। रूस के हाथ अमेरिका के सीक्रेट मिशन की जानकारी लग जाएगी। साथ ही काला सागर में अमेरिकी मिशन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यही वजह है कि बाइडेन ब्रिगेड आर पार के मूड में आ गई है। जिस भी वक्त रूस को ड्रोन का पूरा मलबा मिलेगा, जैसे ही अमेरिका को लगेगा कि उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी रूस के हाथ लग जाएगी, उसी वक्त सुपर पावर अमेरिका रूस पर हमला बोल देगा और फिर शुरू हो जाएगा एटॉमिक वॉर। सबसे खतरनाक बात यह है कि पुतिन भी अमेरिका से महाविनाशक जंग के लिए 100% रेडी है। इसीलिए उन्होंने अमेरिकी ड्रोन को ब्लैक सी में डुबो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुश्मनों से घिरा एक छोटा सा देश इजराइल। राजनीतिक मजबूती के कारण इस देश ने रक्षा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक आविष्कार और खोज को अंजाम दिया है। लेकिन अब के बाद देश के अंदरूनी हालात में राजनीतिक अस्थिरता दिखने लगी है। जाहिर है इसका असर भी अदावत के मोर्चे पर जरूर दिखेगा। लेकिन उस असर के हावी होने तक इजराइल कितने तरह के संकट से घिर जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस समय इजराइल गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इजराइल पर नई आफत, अवाम ने शुरू की बगावत। बने गृह युद्ध जैसे हालात, नेतन्याहू से बनेगी बात। इजराइल अंदर ही अंदर सुलग रहा है। सड़कों पर उतरे लोगों ने देश को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया है जिसमें देश की सुरक्षा के खिलाफ खतरा खड़ा करने के लिए बाहरी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। यानी हालात हैं गृह युद्ध के। इन हालातों को इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हजरोक ने भी स्वीकार किया है। और ऐसा सिर्फ प्रदर्शन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इन हालातों के लिए जिम्मेदार है प्रेसिडेंट आइजैक हजरोक के मध्यस्थता प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया। प्रेसिडेंट के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खारिज कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि इजराइल की सरकार न्यायिक सुधार को आगे भी जारी रखेगी। यही वजह है कि गतिरोध के हल के लिए आए समझौता प्रस्ताव के गिरने से अंतिम उम्मीद खत्म हो गई है। इसके बाद ज्यादातर शहरों में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ब्लॉक कर दिया। वहीं हाइफा में भी नावों के काफिले ने जहाज मार्ग रोक दिया। इस रुकावट का उद्देश्य प्रधानमंत्री नेतन्याहू को संदेश देना था कि उन्हें गतिरोध का हल निकाले बिना नेतन्याहू की इटली यात्रा बिल्कुल मंजूर नहीं है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। फ्रांस के 10 लाख से ज्यादा लोग पेरिस में इकट्ठा होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। पेरिस में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब दंगों में बदल गए हैं। प्रदर्शनकारियों का पुलिस से टकराव हो रहा है। पेरिस में आगजनी भी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, बैरिकेड्स तोड़ दिए। दंगे शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पेरिस जल रहा है। पहले प्रदर्शनकारी सड़कों पर मशाल लेकर निकले, फिर नारे लगाए। पेरिस के विश्वविख्यात पब्लिक स्क्वायर प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड पर भीड़ इकट्ठा हो गई और फ्रेंच संविधान के आर्टिकल 49(3) की रेप्लिका बनाकर आग लगा दी। एक बार आग की लपटें भड़की और इसके बाद पेरिस की गलियां, गाड़ियां सब जलने लगी। फ्रांस सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी। फ्रांस की संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। सरकार के इस प्रस्ताव का पहले से जनता विरोध कर रही थी। सत्ताधारी पार्टी रेनेसां के सांसद सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर सकते थे। मैक्रों ने आर्टिकल 49(3) का इस्तेमाल कर बिना वोटिंग के कानून लागू कर दिया। मैक्रों ने कहा कि पेंशन सिस्टम से खजाने पर बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए ये फैसला जरूरी है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर बिना वोटिंग कराए कानून बनते ही जनता ने आगजनी शुरू कर दी। दरअसल इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को 2 साल ज्यादा काम करना पड़ेगा। पेंशन 43 साल काम करने के बाद मिलेगी। फ्रांस के सफाई कर्मी, ट्रेन ड्राइवर, टीचर हड़ताल पर चले गए। अर्थव्यवस्था को 120 करोड़ यूरो का रोजाना घाटा हो रहा है। सरकारी कर्मचारी 2 साल ज्यादा काम नहीं करना चाहते। उन्हें 62 की उम्र में ही पेंशन लेनी है ताकि कम काम करके ज्यादा लंबे समय तक पेंशन मिल सके। इसीलिए पेरिस में दंगे भड़क गए।